राधा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी हुई थीं और मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसे अपना गांव याद आने लगा, जहां उसका बचपन बीता था। परिवार के साथ बिताए वो दिन, सहेलियों के साथ मस्ती करना, त्योहारों पर सजी धजी गलियां, वो दुनिया ही अलग थी। वो दिन बेफिक्री और खुशी के थे। फिर अचानक राधा के विवाह की बात चलने लगी और देखते ही देखते 20 साल की उम्र में उसका रिश्ता तय हो गया। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। पूरा माहौल पकवानों और फूलों की महक से भरा हुआ था। दरवाजे सजे हुए थे और सहेलियां हंसी मजाक में लगी थीं। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। ढोल की थाप पर गीत गाए जा रहे थे और पारंपरिक रस्में निभाई जा रही थीं। जब डोली विदा करने का समय आया तो दूल्हे के पिता राधा के पिताजी के पास आए और बोले, भाई साहब, पहले जरूरी बात कर लें। वे राधा के पिता को एक कोने में ले गए और बोले, अब आप वह राशि दीजिए जिसका आपने वादा किया था। राधा के पिता यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कहा, कौन सी राशि? मैं कुछ समझा नहीं। दूल्हे के पिता बोले, वाह, आपकी याददाश्त तो बड़ी कमजोर लगती है। क्या आपको याद नहीं, जब रिश्ता तय हुआ था तो आपने कहा था कि आप शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं? राधा के पिता ने कहा, हाँ भाई साहब, मैंने कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च करूंगा, क्योंकि यही मेरी क्षमता है। लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि मैं यह रकम दहेज के रूप में दूंगा। दूल्हे के पिता ने तंज कसते हुए कहा, हमें क्या पता था कि आपका मतलब यह था। हमने तो यही समझा कि आप 10 लाख रुपए हमें देंगे, तभी हमने यह रिश्ता स्वीकार किया। अब जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कीजिए। राधा के पिता हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक साधारण किसान हूं। कृपया मुझ पर दया करें। दूल्हे के पिता गुस्से में बोले, जब क्षमता नहीं थी तो अपनी हैसियत के अनुसार रिश्ता करना चाहिए था। मेरे बेटे के लिए लोग 20 लाख रुपए देने को तैयार थे। हमने तो सिर्फ इसलिए यह रिश्ता किया क्योंकि मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई थी। अब पैसे का इंतजाम कीजिए, तभी विदाई होगी। तभी राधा के तीनों भाई अंदर आए। वे गुस्से में बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते। दूल्हे के पिता ने अकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकते? भाइयों ने जवाब दिया, हमारी बहन अब आपके घर की बहू है। आप शादी के बाद दहेज की बात उठाकर यह विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि दहेज लेना कानूनन अपराध है? अगर हमने पुलिस को खबर कर दी तो आप सबको जेल हो जाएगी। दूल्हे के पिता ने गुस्से में कहा, पुलिस का डर दिखाते हो। अब तो मैं आपकी बेटी की डोली बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊंगा। आप जो करना है कर लो। न मुझे आपके पैसे चाहिए, ना आपकी बेटी। मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह कर लूंगा। भाई बोले, जो जी में आए कर लो। ये धमकी किसी और को देना। हमारी इकलौती बहन हमारे लिए बोझ नहीं है। हम उसे पलकों पर बिठाकर रखेंगे। ठीक है, तुम अपनी बहन को ही संभालो। हम चलते हैं। दूल्हे के पिता ने ताने भरे लहजे में कहा और बारातियों समेत बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकल गए। राधा और उसके माता पिता बार बार हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। उनके जाने के बाद राधा की मां रोते हुए बोली, बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? लड़की की शादी हो चुकी है। अब वह पराया धन है और अपने पति की अमानत है। उसे कैसे घर पर रख सकते हो? राधा का भाई दृढ़ता से बोला, मां, चिंता मत करो। उस लालची परिवार के घर जाकर हमारी बहन केवल दुख ही झेलती। वे दहेज के लिए उसे ताने देते और प्रताड़ित करते। अच्छा हुआ कि समय रहते उनकी असलियत पता चल गई। लेकिन अब तुम्हारी बहन का क्या होगा? वह न यहां की रही न वहां की। शादी होने के बावजूद वह विवाहित महिलाओं में नहीं गिनी जाएगी। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही शोभा देती है, मां ने कहा। भाई ने जवाब दिया, मां, आप बेवजह डर रही हो। अगर हम उनकी मांगें पूरी करते गए तो उनका लालच कभी खत्म नहीं होगा। एक बार झुक गए तो वे हमें हमेशा दबाए रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देर सवेर वे अपनी गलती मान लेंगे और राधा को लेने आ जाएंगे। मां ने चिंतित होकर कहा, लेकिन वे तो अपने बेटे की दूसरी शादी की धमकी देकर गए हैं। भाई ने कहा, मां, अगर वे अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे तो हम भी राधा का दूसरा विवाह कर देंगे। ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। दिन बीतते गए, लेकिन राधा के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला।
कोई रिश्ता आता तो दहेज की बात बीच में आ जाती। कभी किसी विधुर का रिश्ता आता तो वह परिवार को पसंद नहीं आता। जब राधा की उम्र 30 के करीब पहुंच गई तो रिश्ते आना बिल्कुल बंद हो गए। राधा की मां उसकी चिंता में घुलने लगी। वह बार बार अपने पति से मिन्नतें करती, कुछ भी करो, मेरे गहने बेच दो, यह मकान या जमीन गिरवी रख दो, लेकिन हमारी बेटी का कोई इंतजाम करो। जवान बेटी को घर में बैठाकर कब तक रखोगे? उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। एक बार राधा के पिता अपने बेटों से छुपकर लड़के वालों के घर गए थे, लेकिन वहां से निराश लौट आए। उन्होंने बताया कि लड़का पढ़ाई के लिए विदेश जा चुका है और उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। लड़के के परिवार ने साफ शब्दों में कह दिया, बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी के लिए कोई और वर देख लें। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। राधा के पिता गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। राधा के तीनों भाई शहर में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, आपका और राधा का गांव में अकेले रहना अब ठीक नहीं है। आप दोनों को हमारे साथ चलना चाहिए। बड़े बेटे को बिजली विभाग में नौकरी मिल गई थी और उसके पास रहने के लिए एक घर भी था। मां और राधा ने अपना सामान समेटा और बड़े बेटे के साथ शहर चली आईं। मां ने घर का चूल्हा चौका संभाल लिया और राधा ने बाकी छोटे मोटे काम। वह अपने भतीजे और भतीजी की देखभाल करने लगी। कुछ दिन बाद बीच वाले बेटे का फोन आया। उसने कहा, मां, आपकी बहू मां बनने वाली है। आप तो जानते हैं कि उसकी मां नहीं है, उसे आपकी जरूरत है। हम आपके भरोसे हैं। मां ने तुरंत हामी भर दी और राधा के साथ वहां चली गईं। अब उनकी जिंदगी का यही चक्र बन गया। तीनों बेटे बारी बारी मां और राधा को अपने पास बुलाते। मां की मौत के बाद भी राधा इसी चक्रव्यूह में फंसी रही। अपने मेहनती और शांत स्वभाव के कारण राधा सबकी चहेती थी। उसकी अपनी कोई बड़ी इच्छाएं नहीं थीं। उसे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य दूसरों की मदद करना था। वह हर समय सबके काम आने के लिए तैयार रहती थी। उसके भाइयों को देखकर उसके बाकी रिश्तेदार भी उसे जरूरत पड़ने पर बुला लेते। हर कोई उससे जमकर काम करवाता और अपना काम निकलने के बाद उसे वापस भेज देता। राधा के दिन इसी तरह बीत रहे थे। कभी कभी वह अपनी अकेली और अधूरी जिंदगी से तंग आ जाती। जब वह अपनी उम्र की दूसरी औरतों को अपने परिवार में खुशहाल देखती तो उसके दिल में दर्द उठता। लोगों की भीड़ में वह खुद को अकेला महसूस करती। कई बार उसका मन भर आता और वह जोर जोर से रोना चाहती, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसके ससुराल वालों के लालच और भाइयों के अड़ियल रवैये ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था। अब वह बिना पतवार की नाव की तरह थी जो बिना दिशा के बहती जा रही थी। समय बीतता गया। राधा के बड़े भाई की बेटी की शादी हो चुकी थी और वह शादी के बाद विदेश में चली गई थी। जब वह गर्भवती हुई तो उसे राधा की याद आई। उसने अपने पिता से कहा, पापा, किसी तरह बुआ को यहां बुला भेज दो। वे घर भी संभाल लेंगी और बच्चे की देखभाल भी कर लेंगी। यहां बेबीसिटर्स और नौकरानियां बहुत महंगे चार्ज करती हैं। उसके पिता ने जवाब दिया, हाँ बेटा, राधा तुम्हारी मदद के लिए कभी मना नहीं करेगी, लेकिन वह कुछ दिनों से गठिया के दर्द से परेशान है। अगर तुम उसका मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो तो अच्छा रहेगा। यहां इलाज पर बहुत खर्च होता है। बेटी ने जवाब दिया, ठीक है पापा, बुआ का बीमा करवा लेंगे, बस आप उन्हें जल्दी से भेज दीजिए। राधा विदेश के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने पर उसकी भतीजी ने उसे एयरपोर्ट पर रिसीव किया। बेटा, यहां तो बहुत ठंड है, राधा ने ठिठुरते हुए कहा। उसकी भतीजी हंस पड़ी और बोली, बुआ, घर में हीटर है, बाहर निकलेंगी तो कार में भी हीटर चलता है। आपको ठंड से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि बर्फ पर चलते समय पैर फिसलने का खतरा रहता है। कुछ समय बाद उसकी भतीजी ने बेटे को जन्म दिया। राधा ने घर के कामकाज के साथ साथ बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाल ली। वह पूरे दिन काम करती और रात को थककर बिस्तर पर गिर जाती। एक दिन सुबह सुबह राधा बच्चे का दूध तैयार कर रही थी। कुछ सामान लेने के लिए वह घर के बाहर निकली। जल्दी में उसका ध्यान नहीं रहा और पैर सीढ़ियों से फिसल गया। वह गिर गई और उठने की कोशिश की, लेकिन पैर में तेज दर्द हुआ।
वह दर्द से कराह उठी और ठंड में बर्फ पर पड़े पड़े उसे लगा कि उसका शरीर अकड़ जाएगा। काफी देर बाद उसकी भतीजी ने दरवाजा खोला और राधा को देखकर घबरा गई। बुआ, ये क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था कि बर्फ पर संभल कर चलना पड़ता है। राधा ने दर्द से कराहते हुए कहा। जानबूझकर थोड़ी गिर गई, जल्दी में पैर फिसल गया। उसकी भतीजी और उसका पति राधा को तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसका टखना टूट गया है और सर्जरी करनी होगी। इसके लिए करीब $9,000 का खर्च होगा। बिल का 9,000 सुनते ही राधा के होश उड़ गए। वह घबराई हुई स्वर में बोली, अन्नू, तुमने मेरा मेडिकल बीमा करवाया था ना? अन्नू ने कहा, हाँ बुआ जी, मैंने अमर को बोल तो दिया था। क्यों जी? आपने बुआ जी का बीमा करवाया था? अमर परेशान होकर बोला। अरे, ये बात तो मेरे ध्यान से ही निकल गई। अन्नू अपने हाथ मसलते हुए बोली, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये सारे पैसे कहां से आएंगे? वे इधर उधर फोन करते रहे। आखिरकार उन्हें एक डॉक्टर मिल गया जो राधा की सर्जरी $7,000 में करने को तैयार था। प्लास्टर उतरने के बाद जब राधा ने पैर उठाया तो देखा कि उसका टूटा हुआ पैर सीधा नहीं हो रहा था। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुर्सी पर गिर पड़ी। यह क्या हो गया? उसके मुंह से निकला। डॉक्टर ने उसके पैर की जांच की और कहा, लगता है कि पैर को सही ढंग से सेट करने में कुछ गड़बड़ी हो गई है। अब जब आप चलेंगी तो आपका एक पैर थोड़ा टेढ़ा रहेगा। आपको छड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं अपाहिज हो गई हूं। बुढ़ापे में मुझे दूसरों के सहारे जीना पड़ेगा। उसी समय एक नर्स उसके पास आई और बोली, मैम, आप ओपीडी में चलिए। हमारे अस्पताल में एक विजिटिंग डॉक्टर आए हैं जो आपके पैर की जांच करना चाहते हैं। राधा ने सिर उठाकर पूछा, कौन से डॉक्टर? नर्स ने जवाब दिया, डॉक्टर समर। यह नाम सुनकर राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही समर है? उसने अपना सिर झटका। नहीं, ये और भी डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा, उसके सारे शक दूर हो गए। यह वही है। 20 साल बाद वह उसे देख रही थी, लेकिन पहचानने में उसे एक पल का भी समय नहीं लगा। यह चेहरा तो उसकी यादों में बसा हुआ था। उसकी आंखें भर आईं। उसके पास समर की तस्वीर थी, जिसे उसने अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था। डॉक्टर समर ने उसके पैर की जांच की और कहा, आपका ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया गया। इसके कारण आपकी चाल बिगड़ गई है। हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। हड्डी को फिर से तोड़कर सही करना होगा। राधा चिंता में पड़ गई। इसके लिए तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। अन्नू बोली, हम सोच रहे हैं कि इन्हें वापस भारत भेज दें। वहां इलाज सस्ता हो जाएगा। डॉक्टर समर ने कहा, पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं अपने क्लिनिक में इनका इलाज करवा दूंगा। एक भारतीय होने के नाते हमें विदेश में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अन्नू ने राहत की सांस ली और बोली, डॉक्टर साहब, आपने तो हमारी सारी चिंता ही खत्म कर दी। मैं कल वापस जा रही हूं। अगर आप कहें तो इन्हें भी साथ ले जाऊंगी। डॉक्टर समर ने कहा, सर्जरी के बाद इन्हें थोड़ा आराम करना पड़ेगा। उसके बाद ये भारत जा सकती है। अन्नू राधा को डॉक्टर समर के क्लिनिक में छोड़ आई, जो शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। डॉक्टर समर ने अन्नू को भरोसा दिलाया, मेरा घर क्लिनिक के पीछे ही है। यहां आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप निश्चिंत होकर जाएं। 15 दिन बाद राधा का दोबारा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर समर ने पूरी मेहनत से उसका इलाज किया। इन दिनों में राधा ने देखा कि डॉक्टर समर का घर बिल्कुल सूना था। वहां बस वे अकेले रहते थे। 2 महीनों में राधा ठीक होकर चलने लगी। वह डॉक्टर समर से कई सवाल करना चाहती थी। वह अकेले क्यों है? उनकी पत्नी कहाँ है? लेकिन वह अभी तक उनके लिए अजनबी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे राधा को लगने लगा कि यह वही व्यक्ति है जिसकी तस्वीर उसने बरसों तक संभाल कर रखी थी। आज वही समर, उसका पति, उसे अपनाने जा रहा था। मुझे कल तक तुम्हारा फैसला चाहिए, कहकर समर घर से बाहर चला गया। अब राधा में कुछ कहने की ताकत नहीं बची थी। वह एक तक समर को जाते हुए देखती रही, जब तक उसकी कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस स्थिति में होगी। समर ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। उसकी दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। एक तरफ उसका मन खुशी से झूम उठने को तैयार था, तो दूसरी तरफ
वह अपने परिवार की प्रतिक्रिया की कल्पना करके परेशान हो रही थी। जब वे सुनेंगे कि राधा शादी करने जा रही है तो गुस्से से लाल हो जाएंगे। कहेंगे, इस उम्र में इसे क्या सनक चढ़ गई है, यह पागल हो गई है, 40 की उम्र में घर बसाने की सोच रही है। वे कहेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पता नहीं कौन सा आंखों का अंधा इसे फंसा रहा है। क्या सच में शादी करेगा या शादी का नाटक करके इसे घर में नौकरानी बनाकर रखेगा? राधा अपने मन में इन सवालों का जवाब खोजती रही। क्या समर सचमुच उससे प्यार करता है? वह कोई ऐसी सुंदरता की देवी तो नहीं थी कि हर कोई उसके रूप पर मोहित हो जाए। उसकी नजर पास के शीशे पर पड़ी। उसका चेहरा अब भी आकर्षक था, लेकिन समय ने उस पर अपनी छाप छोड़ दी थी। उसकी आंखें अब भी बड़ी थीं, लेकिन उनमें उदासी का एक एहसास था। उसका शरीर अभी भी संतुलित था, लेकिन अब वह जवानी की ढलान पर थी। जिस आदमी की तस्वीर को देखकर उसने इतने साल बिताए थे, आज वही समर उसका पति उसे अपनाने जा रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं तो क्या था? शायद वह मुझे पहचान नहीं सका, वरना शादी का प्रस्ताव क्यों देता? वह खुद से सवाल कर रही थी कि तभी घड़ी की आवाज ने उसे अतीत से वर्तमान में ला खड़ा किया। उसने तो सिर्फ अपनी थोड़ी सी खुशी की चाहत की थी। समर ने उसकी झोली में सारी खुशियां डाल दी थीं। आज तक वह दूसरों के लिए जीती आई थी, अब वह अपने लिए जिएगी। और रही बात उसके परिवार की, तो चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, उन्हें उसके इस फैसले को स्वीकार करना ही होगा। वह उठी और एक एक करके घर का काम निपटाना शुरू किया। आज उसे इस घर में अपनापन महसूस हो रहा था। हर एक चीज पर प्यार आ रहा था। जैसे ही घड़ी के 10 बजे घर का मेन गेट खुला और समर अंदर आया, उसने उसे कॉफी का मग दिया। ओह थैंक यू। समर ने कॉफी के घूंट भरते हुए उसे एकटक देखा। वह थोड़ी असहज हो गई। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि आज तेरे चेहरे पर एक निखार आया है। ये काया पलट क्यों हुई? समर ने कहा। वह शर्मा गई। क्या आप नहीं जानते? शायद जानता हूं, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता था। उसके मुंह से निकला, राधा, मैंने कल कुछ पूछा था, उसका जवाब क्या था? हाँ, राधा ने धीरे से कहा। समर ने उठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। राधा शर्मा गई। राधा, मैं आज बहुत खुश हूं। मुझे पता था कि तुम मेरा यह प्रस्ताव नहीं ठुकराओगी। मुझे तुझसे एक चीज दिखानी है। समर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राधा थोड़ी चौंकी। ये तस्वीर तो मेरे पास थी, ये तुम्हें कहां से मिली? समर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तस्वीर मैंने तुमसे नहीं ली, ये तो मेरे डेस्क के दराज में पड़ी रहती थी। राधा हैरान होकर समर को देख रही थी। तो तुम जानते थे कि मैं कौन हूं? हाँ, उस दिन अस्पताल में मैं तुझे पहली बार देख चुका था। मैं कैसे भूल सकता था, आखिरकार तुम मेरी पहली मोहब्बत थी। फिर उसने कहा, लेकिन तुमने इतने दिनों तक यह बात इतनी चतुराई से क्यों छुपाई? समर ने मीठे शब्दों में कहा, क्या करता, तेरे बिना किसी जानकारी के मैं मुंह नहीं खोलना चाहता था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं। जब तुम्हें रोते हुए देखा तो मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। जब पता चला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और कोई भी नहीं है, तो मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला किया। राधा की आंखों में आंसू भर आए। इतने बड़े संयोग की उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह एक बार बड़ी गलती कर चुका था। अपने पिता का विरोध करके उसने उसे खो दिया था। शादी के बाद जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने पिता से बहुत बहस की, लेकिन वे वहीं कहते रहे कि उन्होंने उसकी पढ़ाई पर खर्च किया है और अब वह पैसे उन लड़कियों के परिवार से वसूल करके ही रहेंगे। वह गुस्से में विदेश जाने का फैसला करता है ताकि ढेर सारे डॉलर कमाकर अपने पिता को भेज सके और उनके लालच को शांत कर सके। मैं आज तक सिर्फ तेरा ही पति हूं। मैंने तो पूरी जिंदगी अकेले रहने का फैसला कर लिया था। बाद में जब मैंने तेरे गांव के बारे में पता किया तो पता चला कि तुम वह गांव छोड़कर शहर चली गई थी। मेरे पास तेरा कोई और पता नहीं था। क्या तुझे नहीं लगता कि हमारा मिलना सिर्फ भगवान की मर्जी थी? समर ने कहा। उन्होंने हमें एक दूसरे से मिलवाया। ना तो तुम विदेश में आती और ना ही हम इस तरह अचानक मिलते। समर ने राधा के आंसू पोंछे। अब आंसू नहीं, यह हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। राधा अब कुछ नहीं कह सकी। जो बीत चुका था उसे भूलकर वह अब आगे की सोच रही थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ पाया था
और अब वे बाकी जीवन हंसते खेलते बिताएंगे। राधा ने अपनी गर्दन में बंधा हुआ मंगलसूत्र निकाला और दिखाया। मुस्कुराते हुए बोली, आज से 20 साल पहले तुम्हारा यह मंगलसूत्र मेरे पास था। इसे हमेशा मैंने अपने पास रखा। यह मेरे लिए एक कवच की तरह था और अब मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना चुकी हूं। समर हंसते हुए और राधा शर्माते हुए उसकी बाहों में समा गई। उसे अब मंजिल मिल चुकी थी। तो दोस्तों, इसे कहते हैं एक परम रिश्ता, जिसे परमात्मा ने लिखा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर यह चैनल पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।